हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग की कक्षा। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रॉप। द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर कलेक्टिवली ग्रो करेंगे तो उसी को हम क्रॉप्स कहेंगे। द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप इज़ कॉल्ड अ प्रोड्यूस। और उन क्रॉप से मतलब कि उन प्लांट से जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे उसको हम प्रोड्यूस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक पैडी की क्रॉप ग्रो की, अब उससे हमको राइस मिल रहा है तो हमारा राइस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। हम क्रॉप्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट उनसे ऑब्टेंड करेंगे, जो चीज़ हमको मिलेगा उसके बेस पर। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो, और जिन सीजन्स में हम उनको ग्रो करेंगे उन सीज़न के बेस पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब हम ऐसी क्रॉप्स को देखेंगे जिनको हमने प्रोडक्ट के बेस पर उनको क्लासिफाई किया है। तो देखिए इन क्रॉप्स को हमने इनके प्रोडक्ट के बेस पर क्लासिफाई किया है। तो इस चार्ट में हमने प्रोडक्ट के बेस पर क्लासिफाई की गई क्रॉप्स को लिखा है और उनके क्रॉप प्लांट्स को लिखा है, और जो हमको वो प्रोवाइड करते हैं वो भी लिखा है। तो सबसे पहला हमारा है सीरियल। इसके क्रॉप प्लांट्स हैं राइस, व्हीट, माइज़, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। देखिए सीरियल की एक पहचान होती है कि ये लंबी लंबी घासों की तरह रहता है और ये हमें अनाज देता है। जैसे ये राइस हो गया, व्हीट हो गया, माइज़ हो गया, ये सब भी तो हमें ग्रेन प्रोवाइड करते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट रिच रहता है। अब इसके बाद आता है पल्सेस। इसकी क्रॉप प्लांट्स हैं पीज, ग्राम्स, बीन्स, और ये हमको प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमको पल्सेस से मिलते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में रहती है, तो हम कहेंगे कि पल्सेस में। अब इसके बाद आता है फाइबर्स क्रॉप। इसके क्रॉप प्लांट्स हैं कॉटन, हेम्प, जूट। ये हमको फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं हमारे कपड़े के लिए, क्योंकि जो हम कपड़े पहनते हैं वो रेशे के बने होते हैं और ये रेशे हमको फाइबर क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है ऑयल सीड क्रॉप। इसके क्रॉप प्लांट्स हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर। ये हमको ऑयल प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद है शुगर क्रॉप्स। तो इसके क्रॉप प्लांट्स हैं बीट रूट एंड शुगर केन। ये हमको शुगर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद है रूट क्रॉप्स। ये हमको स्टार्च और विटामिन प्रोवाइड करते हैं और इनके क्रॉप प्लांट्स हैं कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। तो हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड क्रॉप्स के क्लासिफिकेशंस को देखा। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो इनको डिटेल में देखेंगे। देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनली 3 वेज। मतलब कि सीजन्स के बेस पर हम क्रॉप्स को 3 वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा रबी क्रॉप्स, दूसरा है खरीफ क्रॉप्स, तीसरा है जायद क्रॉप्स। देखिए अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम अक्टूबर नवंबर तक बोते हैं और मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। इनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि इनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं गेहूँ और सरसों, और भी कई ज़्यादा हैं।
अब दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ्स ऑफ जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम जून जुलाई तक बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट लेते हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स, और ऐसी क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं राइस और माइज। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है जायद क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स इन्वॉल्व्स मोस्टली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इन क्रॉप्स में ज़्यादातर सब्जियां और फल होते हैं। दीज आर सोन इन द मंथ्स ऑफ समर्स एंड हार्वेस्टेड बिफोर मानसून्स। इनको समर में ग्रो किया जाता है और बरसात से पहले इनको खेत से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बरसात होने के बाद ये ज़्यादातर सब्जियां और फल होती हैं, इसलिए ये ख़राब हो जाती हैं बरसात तक। इसलिए बरसात से पहले इनको हम काट लेते हैं या फिर तोड़ लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं गार्ड एंड वाटरमेलन। तो अगर आपको जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स देने हो तो आप गार्ड एंड वाटरमेलन दे दीजिएगा। अब इसके बाद हमारी टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट अ फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एक गुड क्रॉप यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए, उसको गेन करने के लिए फार्मर्स जो जो काम करता है उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। मतलब कि सीड्स को बोने तक और उसको उगाने काटने तक की प्रोसेस में जो जो काम होते हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलेंगे। एंड द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर, और ये बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें फर्टिलिटी नहीं रहेगी, तो हमारी सीड्स भी अच्छी ग्रो नहीं होंगी। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हमको सीड्स को बोने से पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सीड्स में अक्सर कर कोई डिजीज़ हो जाती हैं या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगर सीड्स को खेत में डाल दिया जाए उगने के लिए तो वो नहीं उग पाएंगी। जैसे कभी कभी सीड्स अगर अच्छी से सूखी नहीं रहती हैं तो वो सड़ जाती हैं। अब तीसरा है सोविंग ऑफ सीड्स। अब हम बीज को बोएंगे। तीसरा है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने से अलग से कुछ न्यूट्रिएंट सीड्स के लिए ऐड करते हैं। पांचवा है इरिगेशन, इसमें हम पानी देते हैं। छठा है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हमको क्रॉप्स की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। सातवां है हार्वेस्टिंग और आठवां है स्टोरेज। अब हम इन प्रैक्टिसेस को डिटेल में जानेंगे कि ये असल में होती क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लोइंग एंड लेवलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम प्लोइंग और लेवलिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। और मिट्टी को लूज़ करने की और उसको टर्न करने की प्रोसेस को हम प्लोइंग और टिलिंग कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब हम अपनी फील्ड में क्रॉप को ग्रो कर देंगे तो उसके बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम उसको टर्न कर देंगे उस मिट्टी को, मतलब कि नीचे की मिट्टी को हम ऊपर कर देंगे, तो जो नीचे की मिट्टी उपजाऊ रहेगी वो ऊपर आ जाएगी, जिसके उपजाऊ होने की वजह से सीड्स को मदद मिलेगी। और हम उसको लूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सॉइल बहुत हार्ड रहेगी तो प्लांट्स को ग्रो होने में बहुत दिक्कत होगी। प्लो, हो एंड कल्टीवेटर आर यूज्ड फॉर प्लोइंग। और प्लोइंग करने के लिए प्लो, हो और कल्टीवेटर का यूज़ होता है। आफ्टर प्लोइंग द सॉइल को प्लो करने के बाद सम बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स रिमेन इन द सॉइल विच में कॉज डिफ़िकल्टी इन सोविंग सीड्स। मतलब कि जब हम सॉइल को प्लो करते हैं फिर उसके बाद उसमें सॉइल के बिग पीसेस यानी कि क्रम्स रह जाते हैं जो कि आगे चल के क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टू ब्रेक बिग पीसेस ऑफ सॉइल लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। और इन बिग पीसेस
को ब्रेक करने के लिए लेवलिंग की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द टूल्स यूज्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग फार्मिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो फार्मिंग के दौरान जो फार्मर औज़ार यूज़ करता है उन्हीं को हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्लो। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड आयरन। ये वुड और आयरन का बना होता है, मतलब कि लकड़ी और लोहे का बना होता है। द स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लोशेयर। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है उसको हम प्लोशेयर बोलते हैं। एंड द लॉन्ग वुडन पार्ट ऑफ द प्लो इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। और जो लंबा सा लकड़ी वाला पार्ट होता है जिसको हम पकड़ते हैं उसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वुडन लकड़ी वाला पार्ट है इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप वाला पार्ट होता है इसको हम प्लोशेयर बोलते हैं। ठीक है। अब प्लो के बाद आता है हो। अ हो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। हो में एक लंबी सी रॉड रहती है, वो लकड़ी की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। विद अ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट अटैच टू वन एंड। और उसमें एक स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट एक एंड पर अटैच्ड होती है। द बेंड प्लेट एक्ट्स लाइक अ ब्लेड एंड इट इज़ यूजफुल फॉर लूजनिंग द सॉइल फॉर रिमूविंग वीड्स। और जो बेंड मतलब मुड़ी हुई प्लेट होती है वो एक ब्लेड का काम करती है और सॉइल को लूज़ करने में वो हेल्प करती है, जिससे कि हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही आयरन की रॉड है और ये बेंड प्लेट है। यही एक ब्लेड की तरह काम करती है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये आगे से थोड़ा शार्प लग रहा है, इसलिए ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर्स आर ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। कल्टीवेटर्स को हम ट्रैक्टर्स की हेल्प से चलाते हैं। दे स्टीर एंड पुलवाइज द सॉइल आइदर बिफोर प्लांटिंग और आफ्टर द क्रॉप हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग। ये सॉइल को पुल करते हैं और उसी तरह से ये प्लोइंग करते हैं। और या तो ये प्लांटिंग से पहले यूज़ होते हैं या फिर प्लांटिंग के बाद होते हैं। प्लांटिंग से पहले ये प्लोइंग करने के लिए यूज़ होते हैं और ये प्लांटिंग के बाद अक्सर कर सीड्स को मिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से ट्रैक्टर में अटैच करेंगे और ये जो नोकीले पार्ट हैं यही प्लोइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये सॉइल में जाकर सॉइल को पुल करते हैं, जिसकी वजह से नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। तो हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को पढ़ लिया। अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अगले वाले स्टेप्स को पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स मस्ट बी गुड क्वालिटी एंड हेल्दी। सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए। यहाँ पर हेल्दी सीड्स के कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। सीड्स हेल्दी होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए और अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से नहीं सूखेंगे तो उनके सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उनको नॉट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स। और उनको वीड्स की सीड से मिक्स नहीं होना रहता है, क्योंकि अगर वो वीड्स से मिक्स हो जाएंगे तो जब सीड्स ग्रो करेंगे तो उनके साथ वीड्स भी ग्रो करेंगे। तो अगर वीड्स उनके आसपास ग्रो हो जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वीड्स और ये हमारा मेन प्लांट्स ये सब हमारे आपस में ही कम्पिटेट करने लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा सोविंग ऑफ सीड्स। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन इज कॉल्ड सोविंग। तो सीड्स को उगने के लिए, उनके जर्मिनेशन के लिए सॉइल में उनको रखना, मतलब कि डालना, इसी प्रोसेस को हम सोविंग कहते हैं। इनके मेथड्स हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिल सोविंग। ब्रॉडकास्टिंग, सीड्स आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली स्कैचरिंग
देम ऑन सॉइल। तो इस मेथड में हम सीड्स को डायरेक्टली मतलब कि हैंड से अपने फील्ड में फैला देते हैं। अब दूसरा है ड्रिल सोविंग। The drill makes furrows in the soil and the seeds fall into the furrows at proper depths and proper distances. ये इस मेथड में हम सीड्स को मशीन्स की हेल्प से सोन करते हैं। उसमें जो ड्रिल होगी वो फ्यूरोज़ बनाएगी और मशीन की हेल्प से उन फ्यूरोज़ में प्रॉपर डेप्थ में और प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स गिर जाएंगी। और ये एक तरह से बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि इसमें सीड्स जो होती हैं वो बराबर बराबर दूरी पे रहती हैं और उनको जितनी गहराई चाहती है वो उतनी गहराई पर उनको मशीन बो देती है। अब हमारे सीड की सोविंग हो गई, हमने सीड को बो दिया है। अब इसके बाद है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनको हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में सॉइल में ऐड करते हैं उनको हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक substance obtained from decomposition of plant and animal wastage. It is rich in humus. मैन्योर एक ऑर्गेनिक मतलब कि नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये जब प्लांट और एनिमल के वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे बनता है और ये ह्यूमस में बहुत रिच होता है। और हम जानते हैं कि ह्यूमस प्लांट्स के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। अब मैन्योर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर, तीसरा होता है कंपोस्ट। सो फार्म यार्ड मैन्योर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म यार्ड वेस्टेज लाइक डंग, स्ट्रॉज, लीव्स एट्सेट्रा। इसको फार्म यार्ड वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। इसमें पत्तियाँ रहती हैं, एनिमल वेस्टेज रहते हैं और यही सब चीज़ें रहती हैं। इसमें फार्म यार्ड वेस्टेज रहते हैं, इसी से बना ये फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा है ग्रीन मैन्योर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इसको हरे प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। मतलब कि जब हरे प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो हम उसी से ग्रीन मैन्योर को बनाते हैं। अब इसके बाद आता है कंपोस्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्टेज। इसको किचन वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैन्योर कितने टाइप्स के होते हैं तो हम बता देंगे कि मैन्योर 3 टाइप के होते हैं और वो फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट होते हैं। ठीक है, अब मैन्योर के बाद आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब कि ये ह्यूमन मेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और ये बहुत ही छोटी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र को ऐड कर दें अपनी सॉइल में तो अब ये भरपूर रहता है प्लांट के लिए। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड रेडिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये आसानी से पानी में घुल जाता है। अगर ये पानी में घुलेगा तो ये प्लांट्स में भी बहुत मतलब प्लांट्स इसको बहुत जल्दी सोख लेते हैं। इसका एग्जांपल है यूरिया। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये हमारे इस चैप्टर के आधे नोट्स थे। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप पार्ट नंबर 2 देखना ना भूलें, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। तो थैंक यू।